हाँ जी भाई, सभी को नमस्कार, सभी को राम राम। क्या हाल चाल? तो मैथ वालों को भेजा था मैंने, तो उन्होंने पढ़े नहीं मैथ। मैंने कहा बोले आप जाओ यार उस बैच में, आपको मन नहीं लग रहा होगा। तो कम से कम वो अपने राजस्थान में कहते हैं सून का तो पढ़ लेते। चलिए साहब, तो कल अपन ने वो टेबल्स वगैरह बना लिया आपने? क्या बात है, बहुत जोरदार। नहीं बनाई तो बहुत बढ़िया बात है। चलिए साहब, अपन ने जो टेबल्स बनाई थी उसके बाद की बातें अपन लिखते हैं। हाँ जी, तो एक चीज ध्यान रख लेना आप लोग भाई, जिन्होंने टेबल्स नहीं बनाई वो स्पेस छोड़ देना। और अब वो तो आप लोगों को पता होगा, अरे 11 पेज छोड़ने हैं। चलिए इसके बाद में अपन लिखना शुरू करते हैं और इस चैप्टर को कंप्लीट करके अगले चैप्टर पे बढ़ते हैं ना। चलिए साहब, तो लिखिएगा आप लोग सबसे पहले। लिखो 25-26 जून राजस्थान का एकीकरण। हाँ जी, पच्चीस 26 जून 1946 को, 25-26 जून 1946 को, 25-26 जून 1946 को मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह ने, मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह ने मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह ने राजपूताना गुजरात एवं मालवा के, राजपूताना गुजरात एवं मालवा के राजाओं का, राजपूताना गुजरात एवं मालवा एमपी वाला, मालवा के राजाओं का उदयपुर में सम्मेलन आयोजित किया। उदयपुर में सम्मेलन आयोजित किया। उदयपुर में सम्मेलन आयोजित किया जिसमें 22 राजाओं ने भाग लिया। जिसमें 22 राजाओं ने भाग लिया तथा भूपाल सिंह जी ने सभी राजाओं को मिलकर राजस्थान यूनियन बनाने की, सभी राजाओं को मिलकर राजस्थान यूनियन बनाने की सलाह दी। राजस्थान यूनियन बनाने की सलाह दी। अंडरलाइन करना, राजस्थान यूनियन, भोपाल सिंह, उदयपुर, 3 चीज। राजस्थान यूनियन, भोपाल सिंह और उदयपुर, 3 चीज अंडरलाइन करना। क्या हो गया? मैं 12 घंटे से बोल रहा हूं, मैं ही नहीं कर रहा ऐसे है। हाँ जी, इसके बाद में सुनिएगा आप लोग। अब थोड़ा सा एक बार लिखना बंद कीजिए। देखो 5 जुलाई 1947 को, 5 जुलाई 1947 को और एक विभाग की स्थापना की गई जिसका नाम था रियासती विभाग। बोलो क्या नाम?
तो आपके रियासती विभाग की स्थापना की गई। और ये जो आपके रियासती विभाग है, पहली बात तो ये ध्यान रखना, इसकी स्थापना कब हुई थी? 5 जुलाई 1947, सॉरी 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग की स्थापना की गई थी। दूसरी बात, ये जो रियासती विभाग है इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया था भाई? सरदार वल्लभ भाई पटेल। मैंने कल भी आपको बताया था कि इसका अध्यक्ष हमने किसको बनाया? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये ध्यान रखना। और वहीं पर अगर मैं बात करूं कि उपाध्यक्ष किसको बनाया गया, तो ये ध्यान रखना, जो उपाध्यक्ष बनाया गया वो आपके वीपी मेनन। बोलो किसको बनाया गया? तो जो उपाध्यक्ष बनाया गया वो आपके वीपी मेनन को बनाया गया। बात क्लियर है? यहां पर दो बातें तो ये ध्यान रख लेना। अब साहब ये जो रियासती विभाग है इसने एक ऑर्डर जारी किया और इसने ऑर्डर में लिखा कि वे रियासतें स्वतंत्र रह सकती हैं। मतलब कि कुछ रियासतें ऐसी है ना जो अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाना चाहती हैं, तो बिल्कुल हमारी तरफ से भी अलाउड है, आप अपने आप को इंडिपेंडेंट बना सकते हैं, लेकिन आप हमारी 2 कंडीशन फॉलो कर लो। अगर आपने 2 शर्तें मान ली तो भाई आप बना सकते हैं। बोले हमारी पहली शर्त तो ये है कि आपकी जो जनसंख्या है, आपकी जो पॉपुलेशन है वो आपकी 10 लाख प्लस होनी चाहिए। कितनी? 10 लाख से अधिक होनी चाहिए, पहली शर्त तो ये है। दूसरी, आपकी जो इनकम है, मतलब कि आपकी जो एनुअल इनकम, वार्षिक आय जो है, वो वार्षिक आय आपकी कितनी होनी चाहिए? 1 CR प्लस होनी चाहिए। अगर आप इन दोनों कंडीशन को फॉलो करते हैं, अगर आपके पास में दोनों चीजें हैं, तो आप बिल्कुल इंडिपेंडेंट रह सकते हैं, ऐसा रियासती विभाग ने कहा। तो भैया ऐसी राजस्थान के अंदर टोटल कितनी रियासतें? 4। बोलो कितनी? एक तो अपने उदयपुर हो जानी है, उदयपुर इसके अंदर आती थी। एक आपके जयपुर आना है भैया, एक आपके इसके अंदर जोधपुर आता था, और एक आपके बीकानेर आता था। ये 4 ऐसी रियासतें थी जो इन शर्तों को फॉलो करती थी। तो बोले आप चारों में से अगर कोई चाहे तो स्वतंत्र रह सकते हैं। हालांकि ये स्वतंत्र रहे नहीं कोई भी, सब धीरे धीरे विलय होते गए। लेकिन ये चीज आप जरूर याद रखना कि रियासती विभाग की शर्त क्या थी? जनसंख्या तो कितनी होनी चाहिए और इनकम कितनी होनी चाहिए? 1 करोड़ प्लस। उल्टा कर मत देना, वैसे उल्टा आप कॉमन सेंस रखते हैं, वो भी नहीं सकता, ठीक है ना, कि इनकम कम जनसंख्या ज्यादा, ये तो बावड़े पड़ने की बात हो गई। फिर आई बात समझ में? तो ये चीज आप जरूर याद रख लेना। कौन कौन सी रियासतें, ये भी कॉमन सेंस है वैसे भाई, जो बड़ी नजर आ रही है वही है आपके, तो उदयपुर, जयपुर, जोधपुर और बीकानेर, ये ध्यान रखना। चलिए साहब, इसके बाद में फिर हमारे 18 जुलाई 1947 को और आपके पारित हो जाता है क्या? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 18 जुलाई 1947। और ये ब्रिटेन की संसद में अपने पारित होता है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। और ये जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम है, इसकी धारा कल मैंने आपको बताई थी 8। वेरी गुड। बोलो क्या हो जाएगी? ये जरूर याद रखना भैया, क्योंकि पूरे में एक ही तो धारा अपने को मिलने वाली है, तो ये ध्यान रख लेना। धारा कितनी आपके? 8। और ये जो धारा 8 है, इसने अंग्रेजों से समस्त रिश्ते क्या कर दिए? खत्म कर दिए। बोले आज के बाद अंग्रेज और रियासत के बीच में कोई भी रिश्ता नहीं रहेगा। आई बात समझ में? यहां पर ये जरूर ध्यान रखना। धारा नंबर कौन सी बताइए यहां पर? 8। और कौन सा अधिनियम बताया है? और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ है? और ये ध्यान रखना, इसी के तहत आपके 25 जुलाई 1947 को, 25 जुलाई 1947 को, और हमारा जो नरेंद्र मंडल बना हुआ था, उस नरेंद्र मंडल की क्या होती है? अंतिम बैठक। भाई क्या हो जाएगी? अंतिम बैठक। आप लोग बता सकते हैं कि जब नरेंद्र मंडल बना था तो इसका नाम क्या था? चैम्बर ऑफ प्रिंसेस। बताया आपको मैंने, ध्यान रखना, नाम क्या था? चैम्बर ऑफ प्रिंसेस। और ये बना क्यों था? कि हम जितनी भी देशी राज्य हैं उनकी शिकायतों को और आगे पहुंचाने का काम करेंगे। इनको सलाह की आवश्यकता पड़ेगी तो हम बैठे हैं ना, हम देंगे। वही होता है ना, जैसे बोले साहब, जैसे यहाँ पर जैसे निर्मल सर है और ये हमारी पोस्ट है, हम डायरेक्ट बात करें, थोड़ी सी हमें भी एजिटेशन होती है कि नहीं यार अपन क्या ही डायरेक्ट बोले, तो हम बीच वाली जो हमारी मैनेजमेंट होता है ना, हम उसको कहते हैं बोले ये होना चाहिए, ठीक है। वहाँ थोड़ी कह सकते हैं ये होना चाहिए, ठीक है ना, बोले हाँ वो तो होना चाहिए लेकिन आप नहीं होने चाहिए। हाँ, तो ये ध्यान रखना आप लोग। तो बीच में अपन क्या हेजिटेशन तो होता ही है, तो वही राजाओं के साथ था यार, मैं बोले गवर्नर जनरल कहूँ कि नहीं कहूँ, ठीक है ना, कल को कहूँ नाराज हो जाए, लेने देने पड़ जाए। तो ये ध्यान रखना आप लोग। बीच में आपके एक कड़ी अपन ने बनाकर दी चैम्बर ऑफ प्रिंसेस, जिसको हमने नरेंद्र मंडल नाम दिया। हमने क्या दिया? अलवर के महाराजा जय सिंह ने कहा, बोले ये समझ में नहीं आता, मेरे से तो बोला ही नहीं जाता चैम्बर ऑफ प्रिंसेस, ठीक है ना, तो बोले इसका नाम कोई हिंदी में रखो, हम देसी आदमी बोले यार, तो बोले एक नाम रख दिया नरेंद्र मंडल।
तो नरेंद्र मंडल की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता था जी? वायसराय। मैंने आपको लिखवाया भी था ये कि नरेंद्र मंडल की बैठकों की अध्यक्षता वायसराय करता था और वायसराय की अनुपस्थिति में चांसलर करता था। चलिए साहब, तो नरेंद्र मंडल की अंतिम बैठक कब होगी आपके? और ये आप लोग अच्छे से ध्यान रख लेना, इसकी अध्यक्षता और अपना सबसे फेवरेट आदमी, एक वो बंदूक देना पर मतलब मैं कह रहा हूं वायसराय अध्यक्षता करेगा। कहां से गंगा सिंह वायसराय है? मजे ही ले रहे हो तुम भी, है? मतलब आज नागुरी कुछ नहीं बोल रहा तो इसका मतलब तुम बोलोगे। चलिए साहब, अध्यक्षता करेगा लॉर्ड माउंटबेटन। तो ये फेवरेट आदमी होना चाहिए अपना, इसने भारत का हित लिया हमेशा। सारे गवर्नर जनरल निकम में, सब वायसराय निकम में यही सबसे टॉप लेवल का आदमी था ये। हाँ, बढ़िया आदमी था लॉर्ड माउंटबेटन। बोलो कौन? और इस लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा कि तुम्हारी मर्जी हो ना, जहां जाओ, तुम्हें लगता है भारत में रहना है तो भारत में रहो, तुम्हें लगता है कि नहीं हमें तो, हाँ मैं कुछ बोलूंगा ही नहीं, ठीक है ना। तो बोले जहां मन में आए तुम्हारे वहीं जाओ बोले, लेकिन कहीं ना कहीं जाना बहुत जरूरी है, ये इसने कहा। तो लो बोले साहब सबके पास में लेटर भेज दिया जाए, भारत में विलय पत्र पर और पाकिस्तान के विलय पत्र पर, जिसमें मर्जी आए उस पर साइन करो। तो ये ध्यान रखना, भारत के विलय पत्र पर सबसे पहले हस्ताक्षर किसने किए थे? शार्दुल। ये भी लिखवाया हुआ है, भारत के विलय पत्र पर सबसे पहले हस्ताक्षर किसने किए? और हस्ताक्षर कब किए थे? 7 अगस्त 1947, आजादी से ठीक कुछ दिन पहले। फिर बात आई, बोले साहब ये तो सबसे पहले हस्ताक्षर करने वाले हैं, सबसे लास्ट में कौन करेंगे? तो बोले साहब सबसे लास्ट में करने वाले उदय भान सिंह। बोलो कौन? उदय भान सिंह। और उदय भान सिंह आपके धौलपुर वाले, इन्होंने सबसे लास्ट में हस्ताक्षर किए थे आपके 14 अगस्त 1947। जब आजादी होना था तो फाइनल एक डिसीजन तो लेना ही था ना, तो 14 अगस्त 1947 को आपके इन्होंने, मतलब कि उदय भान सिंह जी ने हस्ताक्षर किए। ऐसा बताते हैं कि हस्ताक्षर करते समय रोने लग गए थे कि जो अंग्रेजों से हमारा इतना लंबा रिश्ता चला आ रहा है, तो जज्बाती हो गए बेचारे कि तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही। तो ये ध्यान रख लेना, उदय भान सिंह तो पहले नंबर पर हस्ताक्षर करने वाले और एंड में हस्ताक्षर करने वाले। ये पूरी बातें समझ में आ गई क्या? ये प्रोसेस है, ये ध्यान रखना कि कैसे हम विलय कर रहे हैं। तो लिखिएगा आप लोग, 5 जुलाई 1947 को, 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग की, हाँ 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग की। मैं सोच रहा था उत्तर भारत में कितने लपड़े थे, लपोड़ी थे। उत्तर भारत में ब्रांडेड लोग थे, ऐसे अंग्रेजों को आने देते थे। दक्षिण भारत वाले कर्म ठोकते। हाँ दक्षिण भारत वाले कहते कि वो उन्होंने तो अंग्रेजों को पहले एंट्री दे दी थी ना, तो ये नीचे वाले जो बंगाल वगैरह ये सब एरिया थे, ये किसके थे? अंग्रेजों के पास में ही थे। इन्होंने तुरंत घुटने टेक दिए थे। तो ये सारा लपड़ा अपने उत्तर भारत में ही था, ठीक है ना। आज अपन भी कई बार ज्ञान देने की कोशिश करते हैं दक्षिण भारत वालों को, वो एक अलग बात है, लेना चाहो तो ले वरना मत लो। लिखो 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग की स्थापना की गई। रियासती विभाग की स्थापना की गई। नीचे लिखो अध्यक्ष, अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल, आयरन मैन सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये उपाध्यक्ष मत करना, सचिव करना। ये सचिव वीपी मेनन, वीपी मेनन साउथ इंडियन, ये साउथ से था, केजीएफ। अब केजीएफ अभी याद आनी है तेरे को, है ना। लिखो फटाफट, लिखो रियासती विभाग के आदेशानुसार, रियासती विभाग के आदेशानुसार रियासती विभाग के आदेशानुसार
वे रियासतें स्वतंत्र रह सकती हैं, रियासती विभाग के आदेशानुसार वे रियासतें स्वतंत्र रह सकती हैं जिनकी डैश लगा के नंबर 1 जनसंख्या 10 लाख से अधिक हो, जनसंख्या 10 लाख से अधिक हो। नंबर 2 वार्षिक आय 1 करोड़ से अधिक हो, वार्षिक आय 1 करोड़ से अधिक हो। लाइन चेंज। राजस्थान में ऐसी 4 रियासतें थी, राजस्थान में ऐसी 4 रियासतें थी, राजस्थान में ऐसी 4 रियासतें थी, उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर। उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर। नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा 18 जुलाई 1947, 18 जुलाई 1947, 18 जुलाई 1947 को ब्रिटेन की संसद में, ब्रिटेन की संसद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित हुआ, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित हुआ, जिसकी धारा 8 के अनुसार, जिसकी धारा 8 के अनुसार रियासतों पर, रियासतों पर अंग्रेजों की परम सत्ता को समाप्त कर दिया गया, अंग्रेजों की परम सत्ता, अंग्रेजों की परम सत्ता को समाप्त कर दिया गया, अंग्रेजों की परम सत्ता को समाप्त कर दिया गया। लाइन चेंज। पच्चीस जुलाई 1947, 25 जुलाई 1947 को नरेंद्र मंडल की अंतिम बैठक हुई, नरेंद्र मंडल की अंतिम बैठक हुई, जिसमें लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा अध्यक्षता की गई तथा रियासतों को किसी भी संघ का हिस्सा बनना, किसी भी संघ, ब्रैकेट में लिख देना भारत या पाकिस्तान, किसी भी संघ, ब्रैकेट में लिखना भारत या पाकिस्तान का हिस्सा बनना अनिवार्य कर दिया, अनिवार्य कर दिया। लाइन चेंज।
भारतीय विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले भारतीय विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले राजस्थान के प्रथम शासक, राजस्थान के प्रथम शासक ब्रैकेट में लिखिएगा। अच्छा, पहले डैश लगा के लिखो। महाराजा शार्दुल सिंह, ब्रैकेट में बीकानेर, महाराजा शार्दुल सिंह, हाँ सामने लिखा है महाराजा शार्दुल सिंह। मैं उसको कह रहा हूँ, बोले सामने लिखा है, वो कह रहा है बोले इधर भी लिखा है, पड़ोसी के लिए। तो ये सभी चीज़ों में पड़ोसियों का सहयोग नहीं लिया जाता है, समझ, ठीक है ना। खुद के काम व्यक्ति को खुद ही करने चाहिए, ठीक है ना। लिखो महाराजा शार्दुल सिंह, ब्रैकेट में बीकानेर, बीकानेर। ये वसुंधरा का लफड़ा क्या है? बैच पूरा होने वाला है, तुम बता देना मेरे को। चलो तुम्हारी मर्जी। बीकानेर 7 अगस्त 1947, 7 अगस्त 1947। सात अगस्त 1947। और फिर लिखो नेक्स्ट लाइन में, भारतीय विलय पत्र पर तो तुम सुनोगे तो सब कुछ मिलेगा, और बीच में तुम वसुंधरा वसुंधरा करोगे तो फिर क्या ही होगा। वापस सुन लो, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला प्रथम शासक महाराजा शार्दुल सिंह, ब्रैकेट में बीकानेर, 7 अगस्त 1947। लाइन चेंज। भारतीय विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला अंतिम शासक, भारतीय विलय पत्र पर, भारतीय विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला अंतिम शासक, लिखो महाराजा उदयभान सिंह, महाराजा उदयभान सिंह, महाराजा उदयभान सिंह, धौलपुर, 14 अगस्त 1947। अगस्त 1947। हेडिंग लगाओ प्रथम चरण। कुछ विशेष बातें मैं लिखा देता हूं। प्रथम चरण, हाँ जी, प्रथम चरण के अंदर पहले तो ये बताइए आप लोग की नाम क्या रखना है? मत्स्य संघ। बोलो क्या आ जाएगा? तो ये ध्यान रख लेना, मत्स्य संघ। और दूसरा इसकी डेट भी बता दो फटाफट। 18 मार्च 1900। अब देखना यहाँ पर जो नए प्रश्न बन करके आते हैं, जो वहां पर नहीं पढ़े उन्हीं को लिखना है। पहली बात तो ये कि मत्स्य संघ जो अपन ने यहाँ पर देखा, ये नामकरण किसके द्वारा किया गया? के.एम. मुंशी। ये प्रश्न पेपर में पूछता है कि इसका नाम मत्स्य संघ रखने वाले कौन थे? बोलो कौन हो जाएंगे? पहली बात तो आपको यही ध्यान रखनी है ना। अब देखो दूसरी बात, यहाँ पर ये जो पहला चरण है इसके अंदर हमने और 4 रियासतों को लिया था। कौन कौन सी? अलवर, भरतपुर, करौली और अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर, ये 4 रियासतें ली थी। और ये ध्यान रख लेना, एक अपन ने ठिकाना लिया था, और ठिकाना कौन सा था? नीमराणा। अब यहां पर याद क्या रखना पड़ेगा कि इनके शासक कौन थे?
मैंने आपको कहा था अलवर के कौन थे? तेज सिंह। बोलो कौन थे? तो अलवर के थे आपके तेज सिंह, भरतपुर के थे ब्रजेंद्र सिंह। बोलो क्या नाम? ब्रजेंद्र सिंह। और बाकी दो तो याद होने ही चाहिए ना। करौली वाले तो बने ही थे आपके उपराज प्रमुख गणेश पाल। बोलो क्या नाम? और धौलपुर वालों को अपन ने राज प्रमुख बनाया उदय भान सिंह। बोलो क्या नाम? उदय भान सिंह। और फिर इसके बाद में आपके आता है नीमराणा के कौन थे? राव राजेंद्र सिंह। बोलो क्या नाम? राव राजेंद्र सिंह। आपके ये नीमराणा के और ठिकानेदार थे। आई बात समझ में? तो ये एक नई बात अपने सामने ये निकल करके आई। दूसरी बात, प्रधानमंत्री कौन थे? शोभाराम कुमावत। जबकि उप प्रधानमंत्री के तौर पर किसे चुना गया? जुगल किशोर चतुर्वेदी, जिन्हें राजस्थान का जवाहरलाल नेहरू कहते हैं। ध्यान रख लेना, राजस्थान का जवाहरलाल नेहरू किसे कहा जाता है? और इनको क्या बना दिया गया? उप प्रधानमंत्री। वापस बोलो क्या बनाया? इनको उप प्रधानमंत्री के पद पर बिठाया गया। आई बात समझ में यहां पर? तो ये चीज आप थोड़ा ध्यान रखना। फिर अगला प्रश्न क्या बनता है? ये जो मत्स्य संघ बना इसका क्षेत्रफल कितना था? 12,000 वर्ग किलोमीटर। बोलो कितना आएगा? 12,000 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल था, पहली बात। दूसरी बात, इसकी जनसंख्या कितनी थी? बोले साहब इसकी जनसंख्या आपकी कितनी थी? तो ये ध्यान रख लेना। अगर हम बात करें इसकी जनसंख्या के बारे में तो ये आपके लगभग अपन ने लगा के चले तो 18.38। बोलो कितनी हो जाएगी? 18.38 लाख। ऐसे ही ध्यान रखना, हालांकि जो पेपर में पूछा गया है वो आपके वार्षिक आय है। बोलो क्या है? जो पेपर में पूछा गया है वो आपके वार्षिक आय है और वो 1.84 करोड़। या फिर पेपर में लिखा हुआ आया था जो बता देता हूं 184 लाख। बोलो क्या आ जाएगा? 184 लाख। ये चीज आप विशेषकर ध्यान रखना। तो अब जो यहां पर अपन ने एक्स्ट्रा चीजें लिखी है ना, वही अपने को ध्यान रखनी है। इसके आगे आपको किताबों में मंत्री भी मिलेंगे, उन पे नहीं जाना है। आपके लेवल पर श्योर है नहीं पूछेगा। आई बात समझ में? मंत्री वगैरह फिर थोड़ा हाई लेवल हो जाता है, पूरा मंत्रिमंडल बनाना पड़ता है, वो आप लोगों के लेवल पर तो नहीं पूछेगा भाई। तो लिखो आप इसके अंदर सबसे पहले लिखो प्रथम चरण मत्स्य संघ और डेट लगा दीजिए आप लोग। और इसके अंदर लिखिएगा इसका नाम के.एम. मुंशी की सलाह पर, इसका नाम के.एम. मुंशी की सलाह पर मत्स्य संघ रखा गया। इसका नाम के.एम. मुंशी की सलाह पर मत्स्य संघ रखा गया। नीचे लिखो मत्स्य संघ में चार रियासतों एवं एक ठिकाने का चार रियासतों एवं एक ठिकाने का विलय किया गया। विलय किया गया विलय किया गया। देखो अलवर तेज सिंह, अलवर तेज सिंह, भरतपुर ब्रजेंद्र सिंह, करौली गणेश पाल, धौलपुर उदय भान सिंह, धौलपुर उदय भान सिंह, फिर लिखो नीमराणा राव राजेंद्र सिंह, नीमराणा राव राजेंद्र सिंह। नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा मत्स्य संघ के उप प्रधानमंत्री
मत्स्य संघ के उप प्रधानमंत्री मत्स्य संघ के उप प्रधानमंत्री जुगल किशोर चतुर्वेदी, जुगल किशोर चतुर्वेदी नीचे लिखो क्षेत्रफल, क्षेत्रफल 12,000 वर्ग किलोमीटर, 12,000 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या 18.38 लाख, 18.38 लाख। वार्षिक आय 1.84 करोड़, ब्रैकेट में लिखना जिनको मैथ कम आती है 184 लाख। हाँ तो क्या ये तो मेरे जैसे कम ही आती है तो ठीक है ना, तो मैं तो लिखता हूँ बोले 184 लाख, क्योंकि पेपर में पता नहीं लगता क्या पूछ लिया, करोड़ याद करके जाते हैं, लाख में पूछ ले टेंशन हो जाती है, तो इसमें कोई बड़ी बड़ी बात थोड़ी है। तो हाँ जी, और मैंने तो तुम्हें पहले ही बताया था मेरी मैथ खतरनाक है, तुम्हें बताया भी था। अरे वो साइन थीटा वाला बताया था ना तुम्हें, हाँ वो बहुत खतरनाक है अपनी। लिखो नेक्स्ट, द्वितीय चरण, द्वितीय चरण द्वितीय चरण चलिए साहब, अब द्वितीय चरण के अंदर देखो आप लोग, सबसे पहले नाम क्या है इसका, पूर्वी राजस्थान संघ, बोलो क्या नाम है। और इसी का दूसरा नाम और क्या है, केवल और केवल, इसको अपन क्या कह सकते हैं, तो इसको केवल और केवल अपन राजस्थान संघ भी कह सकते हैं, ये ध्यान रखना आप लोग। चलिए तो एक बार डेट भी बता दीजिए फटाफट। 25 मार्च 1948, 25 मार्च 1948 को आपके इसका गठन होता है भैया। कितनी रियासतों का विलय है, 9, बोलो कितनी, और 9 + 2, बोलो 9 + 2। चलिए साहब, सबसे पहले प्रतापगढ़, वही फॉर्मूला अपना, प्रतापगढ़ के बाद बूंदी, बोलो क्या आ जाएगा। चलिए साहब, इसके बाद में किशनगढ़, बोलो क्या आ जाएगा। तो इसके बाद में अपन ले लेते हैं किशनगढ़, किशनगढ़ के बाद शाहपुरा ले लेते हैं, चलो शाहपुरा के बाद चलो कोटा ले लेते हैं, फिर इसके बाद लो साहब आपके झालावाड़ भी ले लेते हैं, फिर इसके बाद डूंगरपुर भी ले लेते हैं, फिर इसके बाद बांसवाड़ा भी ले लेते हैं, फिर इसके बाद में टोंक भी ले लेते हैं भैया। और फिर इसके बाद 2 ठिकाने हैं, एक लावा और एक कुशलगढ़। कुछ ये चीज़ें अपन वहाँ याद कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर इनके शासक याद होना बहुत जरूरी है। पेपर में 4 नाम इधर दे देगा, 4 उधर, और कहेगा मिलान करो एकीकरण के टाइम पर, तो याद रखना आप लोग। प्रतापगढ़ के अंदर नहीं याद करना, अंबिका प्रताप सिंह खुद ही बता रहा है, क्या हो जाएगा, अंबिका प्रताप सिंह। वापस बोलो क्या नाम है, तो याद करना पड़ेगा क्या। अच्छा बूंदीवाड़ा, ये तो याद ही हो गया होगा, कौन था, अरे बूंदीवाड़ा कौन था, बार बार कीड़े करने गया था जो, हाँ बहादुर सिंह। कल कहानी तो सुनाई थी पूरी, यही छोड़ के गए थे कहानी को, और क्या। हाँ किशनगढ़ का सुमेर सिंह, क्या नाम, शाहपुरा का ध्यान रखना आप लोग, सुदर्शन देव, क्या नाम, सुदर्शन देव। एक प्रश्न थोड़ा सा याद रखना, परीक्षा में पूछता है, हालांकि प्रजामंडल में बताऊंगा आपको, कि राजस्थान की वह रियासत पहली जिसके अंदर उत्तरदायी सरकार की स्थापना हुई कौन सी थी, और उस समय राजा कौन थे, मतलब उत्तरदायी का मतलब जनता के प्रति जवाबदेही वाली। अगर किसी ने सरकार सबसे पहले गठित करी है तो वो किसने करी है, शाहपुरा। कोटा,
भीम सिंह। कोटा का कौन हो जाएगा? भीम सिंह। चलिए साहब, झालावाड़, तो झालावाड़ के ध्यान रखना, क्या बताया? हरिश्चंद्र सिंह। बोलो क्या नाम आएगा? फिर लक्ष्मण सिंह। हाँ जी, बांसवाड़ा चंद्रवीर सिंह, ये भी थोड़ा जरूरी है ध्यान रखना। चंद्रवीर सिंह इसलिए ध्यान रखना क्योंकि जब ये और साइन कर रहे थे विलय पत्र पर, इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं अपने डेथ वारंट पर, तो इतना ही ध्यान रखो, कौन कहता है डेथ वारंट पर साइन? आ गई बात समझ में? ये भी पेपर में पूछा हुआ है। टोंक अजीजुद्दौला, अजीजुद्दौला, आई बात समझ में? लावा बंस प्रदीप सिंह, प्रदीप सिंह भी याद कर लोगे चलेगा। और कुशलगढ़ हरेंद्र सिंह, ये नाम अपने को याद होना बहुत जरूरी है, बाकी कोई बातें इसके अंदर नहीं आती है भैया। आई बात समझ में? तो ये चीज आप ध्यान रखना भाई, ये जितने भी अपने को नाम है ये याद होने हैं इसमें, तो लिखो आप लोग। द्वितीय चरण हेडिंग लगा देना। अच्छा हाँ, वो मैं आपको बता देता हूँ क्षेत्रफल वगैरह। तो इधर देखो आप लोग, अगर हम बात करें इसके क्षेत्रफल की, तो इसका क्षेत्रफल ध्यान रखना 16,807 वर्ग मील है, किलोमीटर नहीं है, क्या है? वर्ग मील है 16,807। जबकि इसकी जनसंख्या के बारे में बात करें तो इसकी जनसंख्या आती है आपके 23.5 लाख। बोलो कितनी? और अगर इसकी वार्षिक आय की मैं बात करूं तो इसकी जो एनुअल इनकम है उसकी 1.84 थी, इसकी ध्यान रखना 1.90 करोड़, मतलब कि 190 लाख। तो ये चीज आप ध्यान रखना। चलिए साहब, लिखो आप इसके अंदर पहले नाम और डेट, और अगर ये लिख दिए तो फिर एक काम करना, लिखो। हाँ, तो पहले वो लिख लो नाम और डेट, फिर लिखो इस चरण में, क्या जी? पहले मैं एक लाइन लिखाऊंगा फिर लिखना। इस चरण में 9 रियासतें एवं 2 ठिकानों का विलय किया गया। इस चरण में 9 रियासतें एवं 2 ठिकानों का विलय किया गया। अब जो कुछ दिख रहा है वो लिख दो। क्यों फटफटाहट कर रहा है? ऐसे ही हरकतें रही तो साके की तैयारी करनी पड़ेगी। इनकम भी पूछते हैं क्या? इनकम ही पूछते हैं तो हाँ जी, हाँ बात है भी, उस समय आदमी तो थे ही नहीं।
बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ठिकानेदार, जैसे बीजोलिया में अपन ने पढ़ा था ना, बड़ी रियासत का छोटा भाग ठिकाना बन जाता है। रियासत मेवाड़, ठीक, कितने भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है जागीरी भूमि कितनी, ठीक है ना। नहीं, वो उस समय के कभी ठिकाने रहे होंगे इसलिए लिखाते हैं वो। आजकल तो ये बोलते हैं आपका ठिकाना कहाँ है, तो बोले ठिकाना मतलब कि घर कहाँ है आपका, वो पूछते हैं। अरे हाँ जी, लगभग 1.6 से मल्टीप्लाई कर लो। हाँ, 23.5 लाख है। कहाँ दिख रहा है 29? एंगल कुछ ज्यादा नहीं बना रहा था? क्या पूछा है? विश्वास है मेरे को तेरे पे। मैंने कब कहा तूने पूछा? तो ऐसी गलत जगह बैठता क्यों है? तेरे को माहौल बनाना है। लिखो तीसरा चरण, तृतीय चरण, वो लिखा ही नहीं अभी तक। तो कल तुम्हारी ज्योग्राफी खत्म, कल हिस्ट्री भी खत्म। कल हाँ, वो जितनी भी लगेगी, 6 तो नहीं लगेगी, 2 तो फिक्स है उसमें, और लग जाए तो लग भी जाए। लेकिन तुम्हारी सभ्यता थोड़ी बढ़ाई है। हाँ, तो फिर तो तुम तो परसों तक के लिए आओ। हाँ जी, लिखिएगा तृतीय चरण। तृतीय चरण संयुक्त राजस्थान, और डेट लिखो इसके अंदर। डेट लिखना इसके अंदर आप लोग 18 अप्रैल 1948, 18 अप्रैल 1948। अब देखो तीसरे चरण के अंदर उदयपुर के बारे में बात करें तो उदयपुर ही एक नई जुड़ी है, उसके राजा अपन ऑलरेडी लिख चुके हैं, भोपाल सिंह, पहले लिखवा चुका हूं, तो यहां लिखने की जरूरत नहीं है। तीसरे चरण के अंदर नया बदलाव क्या आता है वो आप लोग थोड़ा सा देख लेना। सबसे पहली बात, अगर आपसे पूछे कि तीसरे चरण के अंदर, पहली बात तो क्षेत्रफल कितना था, ठीक है ना, ये एक पूछ सकता है अपने से। तो क्षेत्रफल के अंदर आप लोग ध्यान रखना 27,977 वर्ग मील, 27,977 वर्ग मील। इसके बाद में आपसे पूछ सकता है कि जनसंख्या कितनी थी, तो जनसंख्या ध्यान रखना आप लोग 42.5 लाख, लगभग 19 लाख जनसंख्या थी आपके उदयपुर की। ऐसे ही ध्यान रख लेना आप लोग, आपसे पूछेगा वार्षिक आय, तो ऑब्वियसली उदयपुर के आने से वार्षिक आय में एक बहुत बड़ी वृद्धि होने वाली है, तो ये ध्यान रखना 3.16 करोड़, मतलब कि 316 लाख। ये तो एक बेसिक बात ही हो गई, और 3 ही चरणों की चीज ध्यान रखनी होती है ये, और पता भी 3 की रहती है, आगे वालों की कैलकुलेट भी नहीं हुई थी। तो इसके बाद में यहां पर आपके एक उप प्रधानमंत्री बनाए गए, क्योंकि प्रधानमंत्री माणिक्यलाल वर्मा बन चुके थे। तो ये ध्यान रखना गोकुललाल असावा का क्या किया जाए, तो गोकुललाल असावा को क्या बना दिया गया था, उप प्रधानमंत्री यहां पर बना दिया गया था। तो ये चीज आप लोग ध्यान रख लेना। भाई प्रधानमंत्री तो आपके कौन बन गए थे, माणिक्यलाल वर्मा। अब जो दूसरा चरण तीसरे में आके मिला था, तो गोकुललाल असावा का क्या ट्रीटमेंट करें, तो गोकुललाल असावा को क्या बना दिया गया, उप प्रधानमंत्री यहां पर बनाया गया। आई बात समझ में। अब भूपाल सिंह जी ने कहा कि मैं मिल तो रहा हूं, लेकिन मुझे फायदा क्या मिलने वाला है, तो बोले भूपाल सिंह जी हम आपको टोटल 20 लाख रुपए का प्रीवी पर्स देंगे। प्रीवी पर्स मतलब एक प्रकार से आपको पेंशन मिलेगी, साल भर के आपको कितने रुपए मिलने वाले हैं, 20 लाख रुपए, जिसका नाम क्या दिया इन्होंने, प्रीवी पर्स। और बोले इसके भी हमने 3 टुकड़े करे हुए हैं, बोले आपको प्रीवी पर्स के तौर पर तो 10 लाख ही मिलेंगे,
जिन पर आपका पूर्णतः अधिकार है, वो तो आपको कितने मिलेंगे? 10 लाख रुपए मिलेंगे, ठीक है ना। हम जो 5 लाख आपको दे रहे हैं वो राज प्रमुख की सैलरी दे रहे हैं। आप राज प्रमुख बने हैं ना, तो आपको राज प्रमुख का वेतन दे रहे हैं हम लोग, कितना? 5 लाख। तो ये ध्यान रख लेना। बोले साहब राज प्रमुख का वेतन कितना दिया गया? 5 लाख। और बोले हम जो आपको 5 लाख एक्स्ट्रा दे रहे हैं वो धार्मिक अनुदान के नाम पर दे रहे हैं। किस नाम पर? भूपाल सिंह जिनका अपने तो घर में आना चाहिए जी, कैसे ही आए? आपके जच्चे चाहे इसको और टुकड़े कर दो हमारे तो बोले 5 लाख रुपए आपके धार्मिक अनुदान के नाम से हैं। तो ये ध्यान रखना, महाराणा भूपाल सिंह को कितने का प्रीवी पर्स दिया गया टोटल? जिसमें रियल प्रीवी पर्स तो आपके कितना था भाई? अपन कहते हैं ना भाई देखो भैया मेरे को तो 20 लाख चाहिए। बोले साहब इतने तो नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? बोले हमारी पॉलिसी है उसके अंदर नहीं आ रहे। तो ठीक है, तो मैं तो आपकी कंपनी ज्वाइन नहीं कर सकता। फिर कंपनी क्या करती है? अपनी नई पॉलिसी बनाती है कि एक काम करो, इसको इतना तो इस नाम से दे दो, इतना इसको इस नाम से दे दो, इसमें कुछ भत्ते जोड़ दो, फिर वो कुछ एक्स्ट्रा कर करके और फिर उसको उसी लेवल पर ले आती है। भाई बात समझ में? तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। तो बोले आपको 20 लाख चाहिए ना, अब हम कैसे ही दें? बोले हाँ कैसे ही दो। बोले तो पहले 10 लाख तो प्रीवी पर्स के ले लिए, 5 लाख रुपए पेमेंट ले लिया, और ध्यान रखना 5 लाख रुपए आपके धार्मिक अनुदान के नाम से लिए। सबसे ज़्यादा प्रीवी पर्स भूपाल सिंह जी का ही था। मान सिंह जी को फिर प्रीवी पर्स मिला था आपके 18 लाख जयपुर वालों को। फिर आपके तीसरे नंबर पर मिला था जोधपुर वालों को 17.5 लाख। बीकानेर वालों को मिला था आपके, ध्यान रख लेना, 17 लाख। सबसे कम छापरा वालों का था 90,000 रुपए, ठीक है ना। वो रियासत की इनकम पे डिपेंड करता है ना भाई, उनकी गलती नहीं है ना भाई। रियासत छापरा क्या है? ठिकाने लायक रियासत थी भाई, थी एक ठिकाना ही, उसको तो रियासत बना दिया गया। तो भाई इनकम उसकी कम थी, इनकम कम थी, तो भैया बोले 90,000। ठीक है, बोले 90,000 भी उस समय के लिए तो बहुत हुआ करते थे, ठीक है ना। यही बात समझ में? तो ये चीज़ आप ध्यान रख लेना। चलिए तो लिखो आप लोग इसके अंदर। सबसे पहले तो लिखना तृतीय चरण, डेट अपन ने लिखी दी है। लिखो क्षेत्रफल, क्षेत्रफल 27,977, 27,977 वर्ग मील। जनसंख्या 82.5 लाख, वो 42.5 लाख जनसंख्या, 42.5 लाख। वार्षिक आय 3.16 करोड़, 3.16 करोड़ 316 लाख। लिखो उप प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री गोकुललाल असावा, गोकुललाल असावा। नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा, उदयपुर के महाराणा भूपाल सिंह को उदयपुर के महाराणा भूपाल सिंह को 20 लाख रुपए का उदयपुर के महाराणा भूपाल सिंह को 20 लाख रुपए का वार्षिक प्रीवी पर्स, वार्षिक प्रीवी पर्स देना तय किया गया, वार्षिक प्रीवी पर्स देना तय किया गया, जिसमें जिसमें डैश लगा के तीनों लिख दो, डैश लगा के तीनों लिख देना।
लिख लिए? क्या हो गया? नहीं मंगाऊं तो कौन सा मंगाऊं बता? ये बेकार है, मैंने तेरी पसंद थोड़ी पूछी है। अच्छा मैंगो आ गया क्या? अभी ढंग का नहीं आया। लिखो। हाँ करेले का, ये सही है। लिखो चतुर्थ चरण। चतुर्थ चरण नाम लिखो, वृहद राजस्थान। वृहद राजस्थान 30 मार्च 1949। 30 मार्च 1949। ध्यान रखना इसके अंदर वैसे तो कोई बहुत बड़ी बात निकल करके नहीं आती है, लेकिन अपने को एक चीज तो ध्यान रखनी पड़ेगी कि इसके अंदर आपके रियासत आकर के मिली कौन सी? एक तो जयपुर, जयपुर के अलावा जोधपुर, जोधपुर के अलावा जैसलमेर। यहां पहले अपन बीकानेर लिख लेते हैं ना, और फिर उसके बाद में जैसलमेर। ये 4 रियासतों का विलय हुआ। अब इनके शासक अपने को ध्यान रखने हैं। आप लोगों को वैसे कहानी के बीच उनको याद रखना होता है। जैसे जयपुर के मैंने आपको बताए थे सवाई मान सिंह, और मैंने आपको एक कहानी भी बताई थी जेंटलमैन एग्रीमेंट, ध्यान रख लेना। उसको रिलेट करते हुए भी आप याद कर सकते हो। जोधपुर मैंने कहा था पाकिस्तान में मिलना चाह रहे थे हनुवंत सिंह, बोलो क्या नाम? हनुवंत सिंह। बीकानेर के मैंने आपको पहले ही बता दिया अभी कि सबसे पहले साइन इन्होंने ही किए थे, शार्दुल सिंह। बचा कौन? तो ये याद कर लेते हैं, रघुनाथ सिंह, बोलो क्या नाम? तो ये आपके रघुनाथ सिंह। चलो इनके प्रीवी पर्स अपन यही लिख लेते हैं इनके साथ में। इनको प्रीवी पर्स के तौर पर कितने देने हैं? 18 लाख, बोलो कितने देने हैं? और इनको देने हैं 17.5 लाख, बोलो कितने देने हैं? बस ध्यान रखना, इनको देने हैं फिर 17 लाख, बोलो कितने देने हैं? और फिर इनको देने 1.8 लाख। मैंने कहा ना भाई रियासत की जितनी वैल्यूएशन होगी उसी के अकॉर्डिंग, कम दिया ना बहुत, तो ये ध्यान रखना इसकी वैल्यूएशन इतनी थी, तो 1.8 लाख रुपए इनको प्रीवी पर्स दिया गया। यहां पर जो सबसे बड़ी बीमारी खड़ी हुई ना, वो आपको लेकर के हो जाती है एक तो जयपुर, और जयपुर के साथ में जोधपुर। जयपुर वर्सेस जोधपुर, ये यहां पर लड़ाई हुई, और किसको लेकर के हुई होगी? राजधानी, बोलो किसको लेकर के? ये दोनों आपके राजधानी को लेकर के लड़ पड़े साहब। बोले राजधानी जयपुर वालों का, बोले राजधानी तो यार हमारी बननी चाहिए, ठीक है ना। जोधपुर वालों का नहीं, राजधानी हमारी बननी चाहिए। तो दोनों को इस बात को लेकर के विवाद हो गया, और जब दोनों में विवाद हुआ तो ये ध्यान रखना आप लोग, तो एक समिति बिठाई गई, और उस समिति का नाम BR पटेल। आपको किताबों में मिलेगी सत्यनारायण राव समिति, वो केवल गाइडों में मिलेगी। अच्छी ऑथेंटिक किताबों में ध्यान रखना आप लोग, BR पटेल मिलेगी। सत्यनारायण राव समिति का संबंध 7वें चरण में है, जब अजमेर टक्कर में आएगा वो तब बनेगी समिति। यहां पर ध्यान रखना, जब जयपुर और जोधपुर के बीच राजधानी को लेकर विवाद होगा तो आपकी समिति कौन सी आएगी? और आजकल समितियों से प्रश्न बहुत आते हैं। और BR पटेल समिति में टोटल कितने मेंबर? 3। एक तो खुद BR पटेल, एक SP सिन्हा, बोलो क्या नाम? SP सिन्हा, और एक आपके TC पुरी, TC पुरी। तो ये 3 नाम अपने को याद रखने हैं, एक तो BR पटेल, एक SP सिन्हा और एक TC पुरी। इन तीनों ने मिलकर के समिति बनाई थी आपके, जिसको कहते हैं BR पटेल समिति। और इस समिति ने कहा कि बोले साहब राजधानी तो क्या रहेगी? जयपुर रहेगी। राजधानी तो क्या रहेगी? हाँ, बाकी अगर जो भी राज्य हैं उनकी हम यूं मानते हैं कि उनका भी सम्मान है, तो उनके सम्मान के तौर पर हम उनको कुछ ना कुछ दे देंगे। तो बोले साहब सबसे पहले जोधपुर वाले का हमें क्या दोगे? बोले आपको हम न्याय विभाग देंगे। क्या देंगे? न्याय विभाग आपके यहां पर स्थापित करेंगे। मतलब कि मैं बोलूं तो हाई कोर्ट क्या दे दिया था इनको। और आज भी ध्यान रखना आपको, हाई कोर्ट जो है उसकी मुख्य पीठ कहां पर है, और खंडपीठ कहां है? मुख्य पीठ तो वही है ना। तो ये चीज आप ध्यान रखना। जोधपुर वालों को मिला न्याय विभाग। बात आई उदयपुर वालों ने कहा कि हमें भी कुछ दे दो। बोले साहब फिर अब जब दे ही रहे हो तो, बोले हाँ बिल्कुल, आपको खनन विभाग दे देते हैं, मतलब खनिज विभाग। तो बोले आपको खनन विभाग हम दे देते हैं। बोले लो, तो बीकानेर वालों का फिर लगे हाथ दे दो कुछ फिर हमें भी। तो बोले आपको हम देते हैं शिक्षा विभाग। तभी आप ध्यान रखना प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय कहाँ है? बीकानेर। तो साहब फिर ऐसे ही कोटा वालों का, बोले भीम सिंह जी ने हमारा भी कुछ देख लो फिर।
बोले हाँ बिल्कुल वन विभाग देंगे आपको। क्या दे देंगे? तो वन विभाग कोटा को दे दिया गया। फिर इनको याद आया यार मत्स्य संघ में कुछ तो दें, नहीं तो कल मिलाएंगे तो ये मिलेंगे और नहीं। तो भरतपुर में दिया गया कृषि विभाग। बोलो क्या दिया गया? तो इनको कृषि विभाग दिया गया। तो ये कौन से चरण की बात हुई आपके? तो ये आपके चौथे चरण की बात हुई। एक तो ये वाले राजा याद रखने, भले ही प्रिवी पर्स याद नहीं हो इनके, प्रिवी पर्स जिनका करना था उनका कर लिया, ठीक है ना। ये जरूर याद रखना, राजधानी विवाद किस किस के बीच। इस विवाद को सुलटाने के लिए कौन आता है? बी.आर. पटेल समिति, जिसमें एक तो कौन है, एक कौन है, अध्यक्ष कौन है। इन्होंने राजधानी किसको बनाया? जोधपुर को क्या दिया, उदयपुर को क्या दिया, बीकानेर को और कोटा को और भरतपुर को। या मैं पूछूं न्याय विभाग किसको दिया, खनन किसको दिया, शिक्षा किसको दिया, वन किसको दिया और कृषि किसको दिया। ये पेपर में पूछा हुआ प्रश्न है। 4 नाम उधर 4 इधर सुमेलित करवाया था। आई बात समझ में? तो ये ध्यान रखना आप लोग, लिखो। अजी अजमेर अभी आएगा कहाँ से? अजमेर 7वें चरण में जाके आएगा। कल पढ़ा तो था, इतना चिल्ला चिल्ला के बताया, फिर भी पूछ रहे हो। हाँ जी, चतुर्थ चरण लिखो। इसमें लिखो, इसमें संयुक्त राजस्थान में, इसमें संयुक्त राजस्थान में 4 रियासतों का विलय किया गया। संयुक्त राजस्थान में 4 रियासतों का विलय किया गया। प्रिवी पर्स क्या होता है? एक तरह की पेंशन मान लो भाई, इतना बड़ा सेक्रीफाइस किया है ना, अपना सब कुछ छोड़ दिया, तो इसके लिए कुछ तो देना पड़ेगा आपको। हाँ, इन चारों के नाम फिर आगे की बातें लिखेंगे। चारों के नाम विद प्रिवी पर्स। लिख लिया? आराम से लिखो फटाफट। हाँ, 4 नाम ही लिखने विद प्रिवी पर्स। देखो मैं क्या कह रहा हूं, पहले तो टेबल ही पढ़नी है, फिर उसके बाद ये भी पढ़ करके जाना है एग्जाम में। आई बात समझ में? जो वहां लिख लिया उनको यहाँ रिपीट करने का कोई फायदा नहीं था, इसलिए मैंने वो नहीं लिखा अपना। तो ये चीज ध्यान रखना, वो टेबल से ही याद करना है। ये अलग से जो नई बातें हैं वो मैं आपको यहाँ पर बता ही रहा हूं। चलिए साहब, इसके बाद में लिखिएगा बड़ी रियासतों के विलय के कारण, बड़ी रियासतों के विलय के कारण 30 मार्च को बड़ी रियासतों के विलय के कारण 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया गया। 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया गया। राजस्थान दिवस मनाया गया। नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा, इस चरण में जयपुर एवं जोधपुर के मध्य, इस चरण में जयपुर एवं जोधपुर के मध्य राजधानी को लेकर
राजधानी को लेकर विवाद हो गया, राजधानी को लेकर विवाद हो गया, जिसके निवारण के लिए B.R. पटेल समिति का गठन किया गया। B.R. पटेल समिति का गठन किया गया। नेक्स्ट लाइन में लिखो, B.R. पटेल समिति के 3 सदस्य। B.R. पटेल समिति के 3 सदस्य। नंबर 1 B.R. पटेल ब्रैकेट में अध्यक्ष। नंबर 1 B.R. पटेल ब्रैकेट में अध्यक्ष। नंबर 2 S.P. सिन्हा, S.P. सिन्हा, और फिर T.C. पुरी, T.C. पुरी। चलिए, क्या हो गया? हाँ, T.C. पुरी। आधा तो याद नहीं होगा, लिख लेना, अगर पूछे पूरा नाम, ट्रांसफर सर्टिफिकेट पूरी, आधा याद कर लेंगे ना, वही बहुत होगा। क्या हो गया? नहीं, कभी नहीं पूछेगा। लिखो, तुम लिखो, इस समिति की सिफारिश पर, इस समिति की सिफारिश पर जयपुर को राजधानी बनाया गया तथा कुछ विभाग स्थापित किए गए। लिखो, इसके अंदर 5 के नाम लिख दो। जोधपुर न्याय विभाग, उदयपुर खनन विभाग, लिख लिए। नेक्स्ट लिखो, पंचम चरण। पंचम चरण देखो, पंचम चरण में वैसे कोई बड़ी बात तो है नहीं। हम लोगों ने पढ़ा था कि भैया आपके वृहद राजस्थान में किसका विलय कर दिया गया था? मत्स्य संघ का। ये ध्यान रखना, आप लोग प्रश्न ऐसे भी बना सकता है कि वृहद राजस्थान में मत्स्य संघ का विलय कब किया गया, तो कौन से चरण में किया गया था? 5वें चरण के अंदर। ठीक है ना। आप यूं मत सोचना कि भाई संयुक्त वृहद राजस्थान में विलय हुआ है। विलय वृहद राजस्थान में हुआ है, संयुक्त वृहद राजस्थान तो बना है।
लेकिन यहां पर मुद्दा ये उठता है कि ये जो विलय किया गया, ये विलय आपके कौन सी समिति की सिफारिश पर किया गया? ये पेपर में आई हुई समिति है, ध्यान रखना। और इस समिति का नाम है आपके शंकरदेव राव समिति। शंकर राव देव है ये, शंकर राव देव समिति की सिफारिश पर। तो ये ध्यान रख लेना आप लोग, शंकर राव देव समिति की सिफारिश पर यह काम किया गया। अब सुनो आप लोग, इसके अंदर भी इसमें कितने मेंबर थे ये याद रखना। यही प्रश्न तो पूछा था कि इसके अंदर कितने सदस्य थे? 3। एक तो शंकर देव राव, एक आपके इसके अलावा प्रभु दयाल, बोलो क्या नाम, और एक ध्यान रखना इसमें आ जाएगा आपके आर के सिद्धवा, आर के सिद्धवा। तो ये चीज आप लोग थोड़ा ध्यान रख लेना। आई बात समझ में भाई? ये जरूर याद रखना आप जितने मेंबर यहां पर आ रहे हैं वो। तो एक तो आपके शंकर राव देव आ जाएगा, एक प्रभु दयाल आएगा और एक आर के सिद्धवा। इन तीनों ने अपनी रिपोर्ट जो प्रकाशित करी, सुनना आप लोग, इन तीनों ने अपनी जो रिपोर्ट प्रकाशित करी वो किस आधार पर करी थी? जनमत संग्रह। ये भी प्रश्न बना सकता है कि वृहद राजस्थान का और वृहद राजस्थान में मत्स्य संघ का विलय किस आधार पर किया गया? वो लिख करके देगा, पहला भाषाई आधार, ठीक है ना। दूसरा लिख करके देगा कोई ऑपरेशन का नाम, ऑपरेशन चलाकर। तीसरा वो लिख करके दे देगा आपके जनमत संग्रह। तीसरा देगा और चौथा ऑप्शन आपके बना के दे देगा भारत सरकार की सलाह पर। तो ये ध्यान रखना, उत्तर क्या होगा? जनमत संग्रह। और ये ऐसे कांड कौन करता है? अधीनस्थ बोर्ड करता है। आरपीएससी ऐसा उलझाता नहीं है, अधीनस्थ बोर्ड थोड़ा सा घुमा देता है। तो इसलिए मैं आपको ये बात बता रहा हूं। तो एक तो समिति कौन सी है भैया, दूसरा ध्यान रखना इसमें मेंबर कौन है और कौन है, और ये ध्यान रखना इनका बेस क्या है विलय करने का? जनमत संग्रह। तो लिखो आप लोग इसमें क्या 2 घंटे का? हाँ वही तो बढ़वा दूं? कहां दिमाग लगाते हो तुम्हें? पाई पाई का हिसाब कर रहे हैं। चलिए साहब लिखिएगा आप इसके अंदर, इस चरण में शंकर राव देव इस चरण में शंकर राव देव समिति की शंकर राव देव समिति की सिफारिश पर तेरा फोन चल रहा है? हाँ मान सकता हूं मैं। वो यूं पूछ रहा है, बोले सर ये कांड क्या होता है? हाँ जी, शंकर राव देव समिति की सिफारिश पर मत्स्य संघ का वृहद राजस्थान में मत्स्य संघ का वृहद राजस्थान में विलय किया गया। नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा, देखो समिति के सदस्य नंबर 1 शंकर राव देव अध्यक्ष। समिति के सदस्य नंबर 1 शंकर राव देव अध्यक्ष, फिर प्रभु दयाल और आर के सिद्धवा। नीचे लिखना, इस समिति ने
जनमत संग्रह के आधार पर इस समिति ने जनमत संग्रह के आधार पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। नेक्स्ट, षष्ठ चरण, सिक्स्थ, षष्ठ चरण, क्या नाम? राजस्थान। डेट 26 जनवरी 1950। तो आप लोगों से पूछे कि हमारे प्रदेश का नाम राजस्थान कब पड़ा? 26 जनवरी 1950। और प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री कौन चुने गए? हीरालाल शास्त्री। कल ही मैंने आपको बताया था, हीरालाल शास्त्री को प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री बनाया गया। इसके अंदर क्या किया गया था कि अपने को मिला था क्या? सिरोही। लेकिन ध्यान रख लेना, सिरोही के अंदर एक गांव शामिल था, हाथल। ये अपने को मिल गया था क्योंकि ये गोकुल भाई भट्ट का गांव था। लेकिन इन्होंने और आबू देलवाड़ा को छोड़कर, आबू देलवाड़ा सहित कितने गांव? 89। ये 89 गांव कहां मिला दिए थे? गुजरात के अंदर। बोलो किसमें? ध्यान रखना, गुजरात अगर नहीं मिलेगा तो आपको क्या देगा? बंबई प्रांत। बोलो क्या लिख कर देगा? क्योंकि वो बंबई प्रांत का ही हिस्सा था। गुजरात उस समय बंबई प्रांत के ही अधीन था। तो हो सकता है कि कल को आपको पेपर में दे दे कि आबू देलवाड़ा को किधर मिलाया गया और आपको मिले, बोला आप ढूंढते रहो गुजरात और वो मिले ही नहीं। तो वहां पर ध्यान रखना आप लोग, बंबई प्रांत में मिलाया गया था क्योंकि इसको चलाती थी आपकी गुजरात स्टेट एजेंसी। लेकिन प्रांत कौन सा लगता था? बंबई प्रांत। आई बात समझ में? तो ये चीज आप जरूर याद रखना। तो लिखो, इस चरण में आबू देलवाड़ा सहित 89 गांव, आबू देलवाड़ा सहित 89 गांव बंबई प्रांत ऑब्लिक गुजरात में मिलाए गए। बंबई प्रांत ऑब्लिक गुजरात में मिलाए गए तथा शेष सिरोही को मैं बोलूंगा नहीं, लिखो, क्लास के बाद मिलना है ना। आबू देलवाड़ा सहित 89 गांव बंबई प्रांत ऑब्लिक गुजरात में मिलाए गए तथा शेष सिरोही को राजस्थान में मिलाया गया। शेष सिरोही को राजस्थान में मिलाया गया जिसमें गोकुल भाई भट्ट का गांव हाथल भी शामिल था। अच्छा, मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, सिरोही का विलय कितने चरणों में हुआ? कैसे? 3 में? वल्लभ भाई पटेल ने 2 में किया था, तीसरा किसने किया? ध्यान रखना, छठे और 7वें में 2 बार हुआ है। आबू देलवाड़ा बाद में आया ना, ये प्रश्न पेपर में आया हुआ है कि सिरोही का विलय कितने चरणों में हुआ था? 2। तो लिखो नोट लगा करके, सिरोही का विलय 2 चरणों में किया गया।
सिरोही का विलय 2 चरणों में किया गया, ब्रैकेट में लिखना 6th + 7th, 6th + 7th। नेक्स्ट लाइन में लिखो 26 जनवरी 1950 को हमारे प्रदेश का नाम राजस्थान रखा गया तथा हीरालाल शास्त्री प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री बने। नेक्स्ट 7वां चरण आखिरी लेते हैं। 7th हाँ जी, ध्यान से सुनिएगा अब आप लोग। 7 चरण में भी भाई मुद्दा पूरा सिरोही को लेकर के था, अजमेर मेरवाड़ा को लेकर के था, सुनील टप्पा को लेकर के था और सिरोंज को लेकर के था, ठीक है ना। तो ये जो 7वां चरण था, इस 7वें चरण के अंदर और 22 दिसंबर, थोड़ा सा नोटिस करना एक एक बात को, 22 दिसंबर 1953 को ही और एक आयोग गठित किया गया जिसका नाम था राज्य पुनर्गठन आयोग। बोलो क्या? राज्य पुनर्गठन आयोग। ध्यान से सुनना आप लोग। और राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया था? 22 दिसंबर 1953। अब आप लोग जैसे पढ़ेंगे ना तो आपको सीधे 1956 की जानकारी मिलेगी, ध्यान रखना। उससे पहले भी कुछ बात है और आप किसी से पूछना, बोले राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ? बोले 56 में ही हुआ था। नहीं, 53 में गठन हुआ था। इस राज्य पुनर्गठन आयोग के अंदर मेंबर कितने थे? 3, जिनके अंदर पहला था आपके फैजल अली। बोलो क्या नाम? नंबर 1 आपके हो जाएगा फैजल अली। और फैजल अली आपके इसके अंदर क्या थे? अध्यक्ष। क्या बनाए गए थे? मतलब फैजल अली की अध्यक्षता में यह गठन किया गया। दूसरे नंबर पर जो थे आपके, उनका नाम था के.एम. पन्नीकर। और तीसरे नंबर पर जो थे उनका नाम था हृदयनाथ कुंजरू। तो ये चीज आप थोड़ा याद रखना। मतलब पहली बात तो ये कि राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ? 22 दिसंबर। मैं जहां तक मानता हूं 22 दिसंबर भी नहीं देगा, 1953 ही देगा। आई बात समझ में? और वहां पर 53 के साथ 56 तो डेफिनेटली देगा। और ये भी मैं मानता हूं 101% की भाई 98% जनता 1956 पर क्लिक भी करेगी, ये भी तय है, कोई नहीं रोक सकता। तो ये ध्यान रख, क्योंकि पढ़ते अपन क्या है, राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 की सिफारिश के अनुसार, उससे पहले की क्या भूमिका है पता ही नहीं रहती है। ध्यान रखना 22 दिसंबर 1953 को राज्य पुनर्गठन आयोग गठित हुआ, जिसके अध्यक्ष कौन थे? फैजल अली। सदस्य कौन थे? के.एम. पन्नीकर और हृदयनाथ कुंजरू। इस राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को सौंपी थी आपके सितंबर 1955 में। कब सौंपी थी? सितंबर 1955 में रिपोर्ट सौंपी थी। और यह ध्यान रखना उसके बाद में आपके राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू किया गया। राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू किया गया। और यह राज्य पुनर्गठन अधिनियम कौन सा? 1956। बोलो कौन सा? और अब ध्यान रखना राज्य पुनर्गठन आयोग की तो रिपोर्ट है, अधिनियम बनेगा कौन सा? 1956। और इसी राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अनुसार आबू दिलवाड़ा मिला, अजमेर मेरवाड़ा मिला, सुनील टप्पा मिला, सिरोंज दिया। आई बात समझ में? वो इसी की रिपोर्ट के आधार पर सारा प्रोग्राम हुआ था। और इसके बाद में अगर अपन बात करें यहां पर, तो भैया दिक्कत खड़ी हो गई किसके बीच में? अजमेर वर्सेस जयपुर के बीच में। बोलो किसके बीच में? अजमेर वर्सेस जयपुर। इनके बीच में आपके दिक्कत खड़ी हो गई, वो भी किसको लेकर के? राजधानी को लेकर के। बोलो किसको लेकर के? अब बोले साहब एक समिति गठित कर दी गई इसके लिए। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी कहा था, सत्यनारायण राव। बोलो कौन सी समिति? सत्यनारायण राव। और 3 मेंबर इसके अंदर उन्हीं है। एक तो खुद कौन हो जाएंगे? सत्यनारायण राव साहब। एक ध्यान रखना बी के गुहा,
एक ये मेंबर आपके आते हैं और एक विश्वनाथन। ये तीनों मेंबर मिलकर के और ये तय करते हैं कि बोले साहब देखो राजधानी तो क्या रहेगी, जयपुर। राजधानी तो क्या रहेगी, बोले जयपुर को हम लोग राजधानी बनाएंगे, और बोले अजमेर को लॉलीपॉप, राजस्व विभाग। ध्यान रखना, बोलो क्या दिया गया, राजस्व विभाग दिया गया। आई बात समझ में? क्योंकि मैंने कल जब नाम लिखा था अजमेर का, तब मैंने एक बात कही थी कि जैसे ही अजमेर का नाम आया, प्रॉब्लम किसको हो गई, हरिभाऊ उपाध्याय को। बोलो किसको हो गई? क्योंकि ये जो आपके हरिभाऊ उपाध्याय है ना, यहां पर ये 30 सदस्यों की धारा सभा चलाते थे। कौन सी सभा? और ये धारा सभा के खुद क्या थे, सीएम थे। अब सीएम की कुर्सी जाएगी ना, तो ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना कि अजमेर को तो राजस्व विभाग दिया गया और जयपुर को क्या बना दिया गया। पूछ सकता है आपसे कि धारा सभा का संबंध कौन से जिले से है, अजमेर से। और ये भी पूछ सकता है कि जब एकीकरण कंप्लीट हुआ तो अजमेर जो था वो अजमेर आपके कौन से नंबर का जिला बना, 26वां। ध्यान रखना कौन से नंबर का। और 1 नवंबर 1956 को आपके 7वां संविधान संशोधन लागू होता है, और वो 7वां संविधान संशोधन आपके राज्य प्रमुख के पद को क्या कर देता है, समाप्त, और एक नया पद आ जाता है जिसका नाम क्या है, 1971 में जाकर के आपके 26वां संविधान संशोधन आता है। कब? 1971 में जाकर के 26वां संविधान संशोधन आता है, और राजाओं के प्रीवी पर्स भी क्या कर दिए जाते हैं, समाप्त कर दिए जाते हैं। दोनों बातें अच्छे से याद रखना। 7वें संविधान संशोधन ने तो राज प्रमुख के पद को समाप्त किया है, मतलब प्रीवी पर्स मिल रहे हैं अभी भी, प्रीवी पर्स अभी भी मिल रहे हैं। 26वां संविधान संशोधन जो कि 1971 में आएगा, वो प्रीवी पर्स को भी क्या कर देगा, समाप्त कर देगा। आई बात समझ में? और थोड़ा और डेप्थ में चला जाए ना, तो वो ये भी पूछ सकता है कि ये जो आबू देलवाड़ा का आपने विलय किया, इसके लिए कौन सी समिति बैठी? तो ध्यान रखना, इसके लिए बैठी थी जैन धर्म के एक आचार्य थे जिनका नाम था जिन मुनि विजय सूरी। विजय सूरी, ये याद रखना, क्या? विजय सूरी, ठीक है ना। बहुत रेयर लोगों को पता होगा ये, ठीक है ना, कि विजय सूरी एक समिति बैठी। और सबसे खास बात कि इस समिति के अंदर एक ऐसे सदस्य थे जो हमारे राजस्थान के इतिहासकार भी हुए, दशरथ शर्मा। कौन? वो दशरथ शर्मा खुद इस समिति के और अध्यक्ष थे, मतलब समिति के सदस्य थे, और अध्यक्ष तो कौन थे, मुनि विजय सूरी। आई बात समझ में? तो ये चीज आप ध्यान रखना। मतलब कि अभी जो अपन ने इतना लफड़ा पड़ा, इसमें कितनी समितियां आ गई, 3। पहली बात तो आपके राज्य पुनर्गठन आयोग गठित होगा 1953 में, 3 आदमी, फैजल अली अध्यक्ष हैं, पन्नीकर साहब और हृदयनाथ कुंजरू, इन्होंने सारा पूरा प्रोग्राम सेट किया था। दूसरे नंबर पर जो बात निकल करके आती है कि अजमेर के लिए किसको बनाया गया, सत्यनारायण राव। इसमें आपके बीके गुआर विश्वनाथन थे, इन्होंने कहा नहीं जयपुर डन, अजमेर राजस्व। फिर आबू देलवाड़ा के लिए समिति बनाई गई जैन मुनि विजय सूरी के नाम से, और उसके अंदर दशरथ शर्मा भी शामिल थे। उन्होंने कहा आबू देलवाड़ा इधर आने दो, बोले राजस्थान में, तो उनकी सिफारिश पर आबू देलवाड़ा राजस्थान में मिलाया गया था। आई बात समझ में? तो ये चीज अपने को ध्यान रखनी है। अजमेर कौन से नंबर का जिला बन गया था, बोलो कौन से नंबर का, 26वें नंबर का। ऐसे ही ध्यान रखना, स्वतंत्रता के बाद अपने भारत को क्या 4 भागों में बांट दिया था इन्होंने, ठीक है ना। एक तो श्रेणी ए, बी, सी, डी, ये 4 कैटेगरियां डिवाइड करी। बोले साहब ए में क्या आएंगे, बोले ब्रिटिश प्रांत। ए में क्या आएंगे, ए में ब्रिटिश प्रांत, लगभग 10-11 इनकी संख्या थी उस समय। बी में आएंगे बोले साहब देसी राज्य, क्या आएंगे, लगभग 8 की संख्या आई थी ये। सी के अंदर आएंगे आपके केंद्र शासित प्रदेश, बोलो क्या आएंगे, केंद्र शासित प्रदेश। और ये ध्यान रख लेना आप लोग, डी के अंदर आएंगे आपके औपनिवेशिक राज्य, बोलो क्या आ जाएंगे, औपनिवेशिक राज्य। तो ये ध्यान रखना आप लोग, औपनिवेशिक राज्य एक ही था, अंडमान एंड निकोबार उस समय, ये ध्यान रख लेना। ब्रिटिश प्रांत मतलब ही नहीं है। हमारा राजस्थान किस में आता था, हाँ। अब कई लोग क्या जो थोड़े इमोशनल होते हैं ना, वो दिमाग लगा जाते हैं, वो बोले सर राजस्थान बी में क्यों, ए में आना चाहिए। अरे भाई ये रैंक नहीं है, ये ध्यान रखना, ये उनकी कैटेगरी है, ठीक है ना। अब जैसे मैं पुलिस वालों को पढ़ाता हूँ, वो सर ये तो गलत करा, बोले राजस्थान को तो बोले ऊपर ए में लेना चाहिए। अरे भाई वो रैंक नहीं है, ठीक है ना, वो कैटेगरी है कि ए में ब्रिटिश प्रांत आएंगे जो अंग्रेजों के अधिकार में थे, ठीक है ना। बी में देसी राज्य आएंगे जहां राजाओं का शासन था, और सी के अंदर केंद्र शासित प्रदेश, और इसमें भी अपना कौन आता है,
अजमेर मेरवाड़ा और डी कैटेगरी में अंडमान निकोबार औपनिवेशिक राज्य और 7वें संविधान संशोधन ने इनको भी क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया था। ये कैटेगरीज भी क्या हो गई थी आपके, समाप्त हो गई थी। बात समझ में आ गई पूरी। और इसी के साथ में आपके एकीकरण भी क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। लिखो लिखिएगा 22 दिसंबर 1953 को 22 दिसंबर 1953 को भारत सरकार द्वारा राज्य पुनर्गठन आयोग गठित किया गया। राज्य पुनर्गठन आयोग गठित किया गया जिसमें 3 सदस्य थे। नंबर 1 फैजल अली, ब्रैकेट में अध्यक्ष, के.एम. पन्नीकर, हृदयनाथ कुंजरू, नीचे लिखो सितंबर 1955 में इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को भेजी तथा राज्य पुनर्गठन अधिनियम राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 लागू किया गया। ब्रैकेट में लिख देना भाषाई आधार पर, मतलब इसमें आप बेस क्या माना था, भाषाई आधार पर। नीचे लिखिएगा 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ। नेक्स्ट लाइन में लिखो अजमेर एवं जयपुर के मध्य स्टार लगा लेना। अजमेर एवं जयपुर के मध्य राजधानी विवाद को सुलझाने के लिए अरे तो लगाना था, हल्के में ले गया तो हर बात भाई भारी पड़ जाएगा, इनके चक्रों में आएगा तो लगाना था, लगा। हाँ
अजमेर एवं जयपुर के मध्य राजधानी विवाद को सुलझाने के लिए सत्यनारायण राव समिति का गठन किया गया। सत्यनारायण राव समिति का गठन किया गया, जिसमें 3 सदस्य थे। नंबर 1 सत्यनारायण राव अध्यक्ष, सत्यनारायण राव अध्यक्ष। नंबर 2 बी के गुहा, नंबर 3 विश्वनाथन। नेक्स्ट लाइन में लिखो, इस समिति की सिफारिश पर इस समिति की सिफारिश पर जयपुर को राजधानी रखा गया एवं अजमेर में राजस्व विभाग स्थापित किया गया। नेक्स्ट लाइन में लिखो, 1 नवंबर 1956 को अजमेर राजस्थान का 26वां जिला बना। नेक्स्ट लाइन में लिखो, 7वें संविधान संशोधन 1956 के आधार पर 1956 के आधार पर राज प्रमुख के पद को समाप्त कर दिया गया तथा राज्यपाल का पद बनाया गया। नीचे लिखना, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह। नेक्स्ट लाइन में लिखो, आबू देलवाड़ा के लिए जैन मुनि जिन विजय सूरी की अध्यक्षता में समिति गठित की गई। जैन मुनि जिन विजय सूरी की अध्यक्षता में समिति गठित की गई, जिसमें इतिहासकार दशरथ शर्मा भी शामिल थे।
इतिहासकार दशरथ शर्मा भी शामिल थे। नेक्स्ट लाइन में लिखो 26वें संविधान संशोधन 26वें संविधान संशोधन 1971 के अनुसार 26वें संविधान संशोधन 1971 के अनुसार राजाओं के प्रीवी पर्स समाप्त कर दिए गए। राजाओं के प्रीवी पर्स समाप्त कर दिए गए। लास्ट पॉइंट लिखो स्वतंत्रता के समय भारत 4 श्रेणियों में बटा था। भारत 4 श्रेणियों में बटा था। लिखो श्रेणी ए ब्रिटिश प्रांत, श्रेणी ए ब्रिटिश प्रांत, श्रेणी बी देसी राज्य, श्रेणी सी केंद्र शासित प्रदेश, और श्रेणी डी औपनिवेशिक राज्य है। बी के आगे राजस्थान कर लेना और सी के आगे अजमेर मेरवाड़ा कर लेना। और लास्ट लाइन में लिखो 7वें संविधान संशोधन ने इन श्रेणियों को 7वें संविधान संशोधन ने इन श्रेणियों को समाप्त कर दिया। 7वें संविधान संशोधन ने इन श्रेणियों को समाप्त कर दिया। जय हिंद, जय भारत।